और ये वीडियो अब तक की तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस हर बच्चा कोई भी टॉपर हो, मैंने भी ऐसे ही किया था अपनी चीज़ों को देख के कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ये होता है एक्चुअल में, जिस बच्चे के 350 या 360 नंबर आते हैं तो चैप्टर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर मार्क्स इसलिए कम नहीं आते कि तुम कम पढ़ते हो या फिर तुम कम इंटेलिजेंट हो, तुम एनसीईआरटी को बस रीड करते हो, एनसीईआरटी को एनालाइज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती होती है, अगर तुम्हें नहीं पता होता कि एनसीईआरटी के अंदर सम लिखा हुआ है। सारी चीजें बताने वाला हूँ, इवन क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ कि एग्जामिनर तुमसे कैसे क्वेश्चंस को पूछ सकता है। फिर तुम्हें एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट कि तुम सिंगल क्वेश्चन को 7 टाइम रिवाइज करो ताकि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाए। ऐसे तुम्हारे 15 दिन के अंदर तुम सारे चैप्टर्स भी कवर कर लोगे और जो तुम्हारा स्कोर है वो यार डेफिनेटली इंक्रीज होगा। सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखते हो या फिर माइंड मैप्स कहीं से भी लेते हो या बनाते हो, वो तुम्हें बस 300 से लेकर 320 मार्क्स तक ही लेके जाएंगे। तुम्हारे लिए ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है, चाहे तुम कितना ही पढ़ते रहो, इन चीज़ों से ही तुम्हारे 360 मार्क्स आने वाले हैं। 15 दिन, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन और नीट बायोलॉजी के अंदर तुम्हारे 360 मार्क्स। अगर तुम सोच रहे हो कि बायोलॉजी बहुत वास्ट है, एनसीईआरटी याद नहीं होती और जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी चैप्टर ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है, तो ये वीडियो भूलकर भी स्किप मत करना। मैं तुम्हें इसमें डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें 15 दिन के अंदर चैप्टर्स को कवर करना है, कौन से चैप्टर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, कहाँ तुम्हें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैं तुम्हें हर चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करना। तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर मार्क्स इसलिए कम नहीं आते कि तुम कम पढ़ते हो या फिर तुम कम इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे मार्क्स बायोलॉजी में इसलिए कम आते हैं क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा चैप्टर डायरेक्ट मार्क्स देता है, कौन सा चैप्टर बस तुम्हें कंफ्यूज करता है। तुम एनसीईआरटी को बस रीड करते हो, एनसीईआरटी को एनालाइज नहीं करते कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, कौन सी लाइन से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इवन क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ कि एग्जामिनर तुमसे कैसे क्वेश्चंस को पूछ सकता है। और ये वीडियो अब तक की तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपना बायोलॉजी का सिलेबस 15 दिन के अंदर कवर कर रहे होगे और जो तुम्हारे अभी मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो 200 आ रहे हो, 250 आ रहे हो, तुम उन मार्क्स को एक सिग्निफिकेंट जंप दे रहे होगे। तुम्हारे मार्क्स 340, 350 एंड 360 भी स्कोर कर सकते हो, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर तुम इन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना। तुम्हें इस वीडियो के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे कि कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, किसमें तुम्हें दोबारा रीडिंग की जरूरत है। तो यहाँ मैंने 12+20 चैप्टर्स में इनको डिवाइड किया है। जो 12 चैप्टर्स हैं वो मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे तो मैंने उनको अलग से किया था, और जो 20 चैप्टर्स है जिनमें मुझे मल्टीपल रीडिंग्स की जरूरत पड़ती थी वो मैंने अलग से किया है। अब इन 12 चैप्टर्स के अंदर तुम्हारे दूसरे भी चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन इन 12 चैप्टर के अंदर मैंने जो चैप्टर्स रखे थे वो मोस्टली एग्जाम्पल्स बेस्ड थे, जो हमें डायरेक्ट मार्क्स देते हैं। अगर हमें चीज़ें उनके अंदर पता है तो पता है, हम एक अजम्पशन या फिर गेस नहीं मार सकते। तो ये जो 12 चैप्टर्स हैं ये काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं, और अगर तुम इन चैप्टर्स को एज इट इज रखना चाहते हो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम इन चैप्टर्स को ऐसे भी रख सकते हो। उसके बाद जो ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं इनको तुम्हें कैसे करना है, कैसे डे वाइज प्लान करना है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो ये जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम, मैंने इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ा था डे 1 पे, और ये भी तुम्हें डे 1 के ऊपर इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जब तुम डे 2 पे आओगे तो प्लांट किंगडम से स्टार्ट करोगे, उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी। तो ये तुम 3 चैप्टर्स डे 2 पे कंप्लीट कर रहे होगे। उसके बाद डे 3 के अंदर तुम्हें एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चीज़ें करनी है। अब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ नहीं होता जो बाकी चैप्टर्स के अंदर यूज़ होता है। तो तुम इन 3 चैप्टर्स को 3rd डे पे इजीली कर सकते हो। उसके बाद डे 4 पे तुम्हें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से स्टार्ट करना है और ह्यूमन वेलफेयर एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पे जाना है। अब देखो तुम्हें इन चैप्टर्स के अंदर एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से ही लिया है मैंने, और ये मेरी एनसीईआरटी का पेज है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ था, बीटी कॉटन के आगे लिखा हुआ है कि सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे जो मार्क करने वाली बात थी ना वो ये थी सम। अब अगर एग्जामिनर यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है तो वो यहाँ से सबसे पहले सम को हटाएगा और यहाँ पे लिखेगा ऑल। अब बच्चों को नहीं पता होता कि यहाँ पे पहले सम लिखा हुआ था या ऑल लिखा हुआ था, क्योंकि वो इस वर्ड पे ध्यान नहीं देते, मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे उनको ये तो पता है कि बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स, तो वो स्टेटमेंट को करेक्ट करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती होती है, अगर तुम्हें नहीं पता होता कि एनसीईआरटी के अंदर सम लिखा हुआ है तो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना ये गलत हो जाता, और मोस्टली बच्चे यहीं पे फंसते हैं।
तो ऐसे तुम्हें पूरी एनसीईआरटी में पढ़ना है, इन चैप्टर्स के अंदर अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे मोर ऑफ एग्जाम्पल बेस्ड है। उसके बाद डे 4 पे तुम इन चैप्टर्स को कवर कर रहे होगे, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब डे 5 पे तुम सेल बायोलॉजी में आओगे, क्योंकि ये चैप्टर्स में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो ये मैंने जो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनके अंदर रखा है। तो यहाँ पे तुम सेल बायोलॉजी कर रहे होगे, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब देखो, मॉलिक्यूल्स के अंदर तुम्हें टेबल्स प्लस एक्सेप्शन जो इसके होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर तुम्हें वो 100% याद होने चाहिए। टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें तुम्हें क्या करना है कि सीक्वेंस तो याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके अंदर तुम्हें सीक्वेंस तो याद रखनी ही रखनी है कि कौन सी सीक्वेंस के अंदर कौन सी चीजें होती हैं। तो तुम्हें यहां से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर कंप्लीट करना है डे 5 के अंदर। उसके बाद डे 6 में तुम क्या कर रहे होगे, प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे होगे। और इस टाइम पे याद रखना कि तुम्हारा जो मोर्फोलॉजी वाला है उसके तुम्हारे अब तक तुम्हें एग्जाम्पल्स, जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं और जो एनाटॉमी का चैप्टर होगा वो तुम्हें अच्छे से याद हो। तो प्लांट फिजियो करते टाइम तुम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से स्टार्ट करोगे। इसके अंदर याद रखना कि एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो तुम एनसीईआरटी की लाइंस को, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ोगे और उन्हें समझोगे। उसके बाद जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है, ये मोर काइंड ऑफ लर्न करने का चैप्टर है। इसके अंदर जितने भी हॉर्मोन्स है और जो भी ग्राफ्स गिवन है वो तुम्हें याद करने हैं एज इट इज। एक एक हार्मोन के जितने भी फंक्शंस है वो तुम्हें सारे याद होने चाहिए, चाहे तुम एक पेज पे लिख लेना, लेकिन हॉर्मोन्स के सारे फंक्शंस तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद डे 7 एंड 8 पे तुम्हें क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी समझने वाली चैप्टर है, तो इनके अंदर कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चैप्टर से बन सकते हैं, और 40% जो वेटेज है वो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ही लेके चले जाता है। तो तुम्हें इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, टाइम देना है थोड़ा थोड़ा, और क्वेश्चंस की बाय साइड प्रैक्टिस भी करते रहना है। उसके बाद डे 9 के ऊपर तुम जाओगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। यहाँ पे तुम्हें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे तुम्हें कंसेप्चुअल और इनलाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इन स्टेटमेंट्स में से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे जो एग्जामिनर कर सकता है, और एनसीईआरटी के अंदर क्या गिवन है, वो 60 और 40 को दोनों को लाइन को चेंज कर सकता है। तो अगर तुम्हारे वहाँ पे नहीं पढ़ा था तुमने कि क्या था, एग्जैक्ट लाइन तुम्हें नहीं पता, तो तुम इस क्वेश्चन को 101% गलत करके ही आते। तो तुम्हें ऐसे एक एक लाइन को उनको समझ के अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ मेमोनीट ऐप। तो अगले, अब जब तुम 15 दिनों तक एनसीईआरटी पढ़ने वाले हो, तो साइड बाय साइड मेमोनीट ऐप खोल के रखना। तुमने कोई भी पैराग्राफ पढ़ा और तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि एग्जामिनर वहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम मेमोनीट ऐप पे जाना। वहां पे तुम्हें एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो जो तुम्हें पैराग्राफ लग रहा है कि यहाँ से कोई एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस टाइप की स्टेटमेंट बन सकती है, वो तुम मेमोनीट पे आके चेकआउट कर सकते हो कि वहां पे एग्जामिनर ने किस टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है। तुम्हें एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड हियर इज द मैजिक फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी रिवीजन। यहाँ पे तुम्हें खुद से कोई रिवीजन प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, मेमोनीट तुम्हारे लिए खुद से कर देगा। एंड इट मेक श्योर दैट कि तुम सिंगल क्वेश्चन को 7 टाइम रिवाइज करो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाए और उस क्वेश्चन को तुम भूलो ना। अब तुमने ये सारी चीजें कर ली, पैराग्राफ से पढ़ लिया, एनसीईआरटी के चैप्टर्स धीरे धीरे कवर कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें पता नहीं कि तुम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को जज करना है कि तुमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैं इस चैप्टर के अंदर कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो इसके लिए तुम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के टेस्ट लगा सकते हो। इनका स्ट्राइक रेट 96% है। इसका मतलब है कि 96% जो नीट 2025 के क्वेश्चन आए थे वो ऑलरेडी इनके टेस्ट सीरीज में प्रेजेंट थे, या फिर उससे मिलते जुलते, या फिर एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो नीट 2025 के अंदर इन्हीं की टेस्ट सीरीज से आए थे। तो तुम अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि तुमने चैप्टर के अंदर कितना पढ़ा है, कितना तुम्हें याद है, तो तुम ब्रह्मास्त्र के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। एंड ये अभी तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, एंड इट ऑल्सो कम्स विद AI बुक ऑटो एनालिसिस, तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज बेस्ट ऐप जस्ट टू हाइप इट, बट तुम खुद सोचो, अगर तुम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से पढ़ पा रहे हो, उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो तुम्हारा जो सिलेक्शन का चांस है वो कितना % बढ़ जाएगा। सो इफ यू आर रेडी टू हसल फॉर द नेक्स्ट 15 days फॉर द बेस्ट रिजल्ट, गेट द हाईएस्ट स्कोर बूस्टर इलाइट प्लान ब्रस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। इफ यू नीड अ डेली टारगेट टू स्टे डिसिप्लिन, जॉइन द मैवरिक बैच, जिसमें तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीशन होगा इन 120 डेज के अंदर अंदर। मैं तुम्हें इस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तुम वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो एंड इंस्टॉल करके देख सकते हो कि मैं तुम्हें रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। एंड ऑन 13th एंड 14th जनवरी इसके ऊपर मकर संक्रांति की सेल मिलने वाली है, जिसपे ह्यूज डिस्काउंट होने वाली है। दीज आर नॉट फेक डिस्काउंट, जेन्युइन डिस्काउंट्स होंगे,
और तुम अगर कूपन कोड यूज़ करते हो मेडिकोड 10, 20 या फिर 25, इन तीनों में से कोई भी कूपन कोड तुम यूज़ करते हो तो तुम्हें इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलने वाले हैं। तो चेकआउट द ऐप, मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब इसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद डे 10th एंड 11th पे तुम कर रहे होगे जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायो। अब देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बाद अगर तुम आसान चैप्टर्स करना चाहते हो तो तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल वाला चैप्टर कर सकते हो। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों के बाद एक दिन इस चैप्टर के लिए निकाल सकते हो और उसके बाद जो 2 दिन है वो तुम जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायो में दे सकते हो। अब देखो, जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायो में से ये तुम्हारे रैंक डिसाइडेड चैप्टर होते हैं बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि यहाँ से सबसे घुमाने वाले चैप्टर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। इसमें पीवाईक्यू ड्राइवन होता है ये क्वेश्चंस। कैसे? पीवाईक्यू इसके करके जाना, पीवाईक्यू नहीं करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद मोलिकुलर में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तो तुम्हारी होनी चाहिए। इसमें तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे गिवन है, क्यों गिवन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए मोलिकुलर वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद इवोल्यूशन के अंदर तुम्हें एग्जाम्पल प्लस थ्योरी बाई, इसके अंदर तो जो डायग्राम है उसको भी इवेल्युएट करके, रीड करके, एनालिसिस करके जाना। उसके बाद तुम्हारा डे 13 एंड 14 पे तुम क्या करोगे, इक्योलॉजी पढ़ोगे। उसके अंदर तीनों चैप्टर को तुम्हें 13 और 14 2 दिन का टाइम मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ, वो तुम्हें 13 एंड 14 डे पे करना है। ऐसे 15 दिन के अंदर हमने पूरी की पूरी बायोलॉजी जो है 15 दिन के अंदर कवर कर दी है। यहाँ पे मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा, तुम्हें सारे चैप्टर बताए हैं और इस सीक्वेंस से बताया है कि तुम बर्नआउट भी ना हो। और तुम्हारे चैप्टर्स कि अगर कोई चैप्टर किसी से लिंक कर रहा है, उसके एग्जाम्पल्स तुम्हें समझ नहीं आ रहे तो वो तुम वहाँ से याद करो। ऐसे लिंक करके मैंने तुम्हें सारे चैप्टर्स दिए। और जो मैंने तुम्हें बताया है कि सम को वहाँ पे चेंज कर सकता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया है कि कैसे स्टेटमेंट चेंज होती हैं, कैसे तुम्हें चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। तो इन चैप्टर्स को इसी लाइन में अगर तुम पढ़ना चाहो तो एज इट इज़ कर सकते हो, या फिर तुम्हारे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो तुम पहले कर सकते हो, और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इतने ज़्यादा नहीं है, जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है, तुम उनको बाद में भी कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने तुम्हें बता दिया है। अब देखो 15th डे पे तुम्हें क्या करना है, 15 डे पे तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है कंप्लीट बायोलॉजी का। उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी थी, कितना तुम इन चीज़ों को रिटेन कर पाए हो। उससे तुम्हारी जो वीक पॉइंट्स हैं वो तुम्हें एक्चुअल में पता चलेंगे कि यार ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और जब तुम उन पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करने लगेंगे। 15 दिन के अंदर तुमने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, एक एक लाइन को समझ लिया, तो तुम्हारे सोचो उसके बाद जो महीने बचेंगे तुम उसको एनसीईआरटी में कितनी मल्टीपल रीडिंग्स ले पाओगे। जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स थे तुम उनको भी करेक्ट कर पाओगे। तो तुम्हें बायोलॉजी के अंदर 360 मार्क्स को स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर वन शॉट देख के हम चले जाते हैं। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखते हो या फिर माइंड मैप्स कहीं से भी लेते हो या बनाते हो, वो तुम्हें बस 300 से लेके 320 मार्क्स तक ही लेके जाएंगे। भूल के भी मत सोचना कि तुम वन शॉट देख के मार्क्स 360 मार्क्स कभी एनसीईआरटी में ले आओगे, नहीं। क्यों? ये देखो, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाया था पहले भी। वन शॉट में या माइंड्स मैथ में कभी ऐसी चीज़ें सम या फिर कोई भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इन चीज़ों से बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा कि किस लाइन में ये वर्ड्स गिवन है, इन लाइन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज करता हूँ तो कैसे क्वेश्चंस को बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा। जब तक तुम खोल के नहीं बैठोगे एनसीईआरटी, तुम्हारे लिए ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। चाहे तुम कितना ही पढ़ते रहो, इन चीज़ों से ही तुम्हारे 360 मार्क्स आने वाले हैं। तो तुम्हें एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। आई होप तुम्हें इस वीडियो में बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि कैसे तुम बायोलॉजी को पढ़ते हो, कैसे तुम मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अब तुम्हें ये करना कैसे है, फाइनल जो तुम्हारा रिवीजन रूल रहने वाला है 15 डेज के लिए, मॉर्निंग में तुम्हें उठ के एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़नी है। अब तुम उनको चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करोगे, कैसे तुम्हारा एक चैप्टर का रहेगा, तुम्हें उसके अंदर रीडिंग रहनी है। जहाँ पे तुम फंस रहे हो उसको मार्क करो, उसको दोबारा जब रीड करो तब देखना, लेकिन ट्राई करना कि तुम उसी दिन अपने टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हो। अगले दिन पे मत छोड़ना, इससे तुम्हारा मोटिवेशन भी कम होगा कि यार पिछला ही बचा हुआ है। तो उस चैप्टर को, जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, उस चैप्टर्स को उन्हीं दिन कंप्लीट करना। और इवनिंग के अंदर तुम्हें पीवाईक्यू करने और पीवाईक्यूज में तुम्हारी कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं उन क्वेश्चंस को तुम्हें देखना है और फिर से एक बार रीडिंग लेनी है। तो ऐसे तुम्हारे 15 दिन के अंदर तुम सारे चैप्टर्स भी कवर कर लोगे और जो तुम्हारा स्कोर है वो यार डेफिनेटली इंक्रीज होगा। हर बच्चा, कोई भी टॉपर हो, मैंने भी ऐसे ही किया था अपनी चीज़ों को देख के कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ये होता है एक्चुअल में। जिस बच्चे के 350 या 360 नंबर आते हैं वो इस तरीके से, एक्चुअल तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है। आई होप तुम सारी चीज़ें समझ गए होगे, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड यार, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।